नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेट से संबंधित ये जो क्लास होने वाला है वह एक नया टॉपिक से होने वाला है। जो टॉपिक का नाम है वह है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य की परिभाषा से यह कुछ महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आपसे आशा है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को लगेगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले भविष्य में जो मैं आपके लिए वीडियो बनाते आ रहा हूँ, इन क्वेश्चन या इन प्रश्नों का उन्हें कंटिन्यू करते रहूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है काव्य की परिभाषा से। किससे है? काव्य की परिभाषा से है। पहला प्रश्न बोल रहा है, काव्य की परिभाषा के अनुसार काव्य क्या है? जो काव्य की परिभाषा है उसके अनुसार ये जो काव्य है वह क्या चीज है? पहला ही प्रश्न क्या पूछ लिया, काव्य क्या है। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। इनका जो पहला ऑप्शन है वह है गद्य लेखन। दूसरा जो ऑप्शन है वह कह रहा है कथा या गाथा। तीसरा जो ऑप्शन हो जाता है वह है भावनाओं और विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति। चौथा है वह है भाषाई अनुसंधान। ठीक है, इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भावनाओं और विचारों की सुंदरता की अभिव्यक्ति को काव्य कहा जाता है। इसके अनुसार, काव्य की परिभाषा के अनुसार। ठीक, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है दूसरा। इसमें कह रहा है काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या पूछ लिया? अब ये काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछ लिया आपसे। चलिए इनके ऑप्शन को देखेंगे। इनका जो पहला ऑप्शन है वह है विचार। दूसरा है रचना। तीसरा है रूप और भाषा की सुंदरता। तीसरा है वर्णनात्मकता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? रूप और भाषा की सुंदरता काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानी जाती है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा किसने दी? क्या है प्रश्न? जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें काव्य की परिभाषा किसने दी है? ठीक है, चलिए इनके ऑप्शन को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कृतिवास। दूसरा है भट्टनायक। तीसरा है पाणिनि। चौथा है बाणभट्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या है? भट्ट नायक ने काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा को काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा को भट्ट नायक जी ने परिभाषित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, काव्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो ये काव्य शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता। दूसरा है गाना। तीसरा है नाटक। चौथा है शेर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा? ए इज राइट आंसर। कविता होता है काव्य का शाब्दिक अर्थ या इसका अर्थ मान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है पांचवा, काव्य की संगीनी विशेषता किसे कहते हैं? क्या पूछ लिया प्रश्न? जो काव्य की संगीनी विशेषता है वह किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गेयता। दूसरा है चित्रण। तीसरा है कहानी। चौथा है अनुकरण।
ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा? जो काव्य की संगनी है, संगनी की जो विशेषता होती है वह गेयता के कारण इसकी विशेषता हो जाती है। गेयता, गेयता से यहाँ पे तात्पर्य है गाने से है। किससे है? गाने से यह संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा। ये कह रहा है काव्य की रूपक विशेषता क्या होती है? कौन सी विशेषता? ये जो रूपक विशेषता है यह कौन सी होती है? यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बहलाने वाला, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है प्रतीकात्मकता, चौथा है भावनात्मकता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? सी इज राइट आंसर। इसका जो काव्य की रूपक विशेषता प्रतीकात्मकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो ये अलंकार है इस शब्द का क्या अर्थ है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। ठीक है, साथ साथ में आप भी अपने नोट में या नोटबुक में इन ऑप्शन को नोट डाउन करते रहना। ठीक है, जैसे मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया था। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सजावट, दूसरा है संवाद, तीसरा है वर्णन और चौथा है संवाद का हिस्सा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? सजावट से अलंकार का अर्थ निकलता है। ठीक है, जिस प्रकार कोई भी स्त्री अपने आभूषण के द्वारा, किसके द्वारा? आभूषण के द्वारा अपने आप को सुशोभित करती है, ठीक उसी प्रकार जो शब्द होते हैं और जो उनके अर्थ होते हैं वह भी अपने अलंकार के द्वारा उन शब्दों में सौम्यता और मधुरता इत्यादि का धारण करती है, ताकि हमें पढ़ने वाले और सुनने वाले को सौम्य लगे या मधुर लगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य में रस का प्रयोग क्या दर्शाता है? जो काव्य है उसमें रस का जो प्रयोग है वो हमें क्या दर्शाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सौंदर्य, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक अनुभव, तीसरा है विज्ञान और चौथा है कथानक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? इसका जो काव्य में रस का प्रयोग होता है वो हमें भावनक, क्या है, भावनात्मकता अनुभव को दर्शाता है, जो हमें अंदर से, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज का फील करना, वो हमें दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 9वां। ये कह रहा है वर्ण किसकी विशेषता है? क्या चीज? यह जो वर्ण है वह किसकी विशेषता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गेयता, दूसरा है आवाज की सुंदरता, तीसरा है वाचन की शैली और चौथा है भाषा की संरचना। ठीक है, मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहता हूं, यदि आपको कोई भी प्रश्न को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उसे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ पढ़ के उसे समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप उस प्रश्न का उत्तर आराम से दे देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वर्ण की जो विशेषता है वह भाषा की संरचना को दर्शाता है। क्या भाषा की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां। काव्य का भाव क्या होता है? क्या पूछ लिया? ये जो काव्य है उसका भाव क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अर्थ, दूसरा है भाषा की सुंदरता, तीसरा है लेखक की भावना, चौथा है कविता की लय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? काव्य की जो भाव है वह लेखक की
भावनाओं को दर्शाता है कि लेखक उस पर किस प्रकार का विचार या भावनाओं उसमें व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, काव्य में चित्रण किसे कहते हैं? जो काव्य है उसके अंतर्गत जो चित्रण आता है वह किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है दृश्यात्मकता, दूसरा है भावनाओं का अभिव्यक्ति, तीसरा है संवाद का अंग और चौथा है वर्णनात्मकता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो काव्य में चित्रण होते हैं वह दृश्यात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है मुक्तक से। कह रहा है, मुक्तक कविता क्या होती है? एक मुक्तक कविता होती है, वह कविता क्या होती है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गीतात्मकता, दूसरा है पद्यात्मकता, तीसरा है अनुच्छेद आधारित और चौथा है बिना किसी निर्धारित लय के। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। क्या है? डी इज राइट आंसर। जो मुक्तक कविता होती है वह बिना किसी लय से निर्धारित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपमा अलंकार क्या होता है? क्या चीज? ये जो उपमा अलंकार है वह क्या चीज होता है, यह प्रश्न पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बिंब, दूसरा है उपमेय और उपमाना के बीच तुलना। यहाँ पे उपमान होता है। ठीक है, यहाँ से गलत टाइपिंग हो गई है, उपमान होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रहे। तीसरा है प्रतिमा और चौथा है अलंकार का एक रूप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होता है? बी इज राइट आंसर। उपमेय और उपमान के बीच की तुलना होती है। जैसे हम देख लें, एक बच्चे के तौर पर कहता है मेरा पुत्र तो चंद्रमा के समान है। क्या बोल रहा है? मेरा जो पुत्र है वह चंद्रमा के समान है। चंद्रमा से समान का तात्पर्य है जो चंद्रमा होती है वह शीतलता प्रदान करने वाली सौम्य होती है और शीतलता होती है। जो मेरा पुत्र है वो भी उसके अंदर वैसा ही भावना है, वह अंदर से कोमल और शीतल मन वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है इसमें उपमा अलंकार में। ठीक है, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। या तो इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ लिया जाए, या तो इस प्रश्न में आपको ये दे दिया जाए और इनसे पूछ लिया जाए कि यह कौन सा अलंकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14वां, काव्य रस का मुख्य तत्व क्या होता है? इसका ये जो काव्य रस है इसका मुख्य तत्व क्या होता है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता का स्वरूप, दूसरा है भावनाओं का अभिव्यक्ति, तीसरा है शब्दों का खेल, चौथा है घटनाक्रम। चलिए इसके राइट आंसर को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? भावनाओं का अभिव्यक्ति काव्य रस का मुख्य तत्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो काव्य है उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है इसमें काव्य रस में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या पूछ लिया? छंद क्या है? व्हाट इज ए छंद? छंद क्या है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता की संरचना की पद्धति, दूसरा है शब्दों का समूह, तीसरा है वाक्य संरचना और चौथा है कविता का विषय। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। क्या है? कविता की रचना की पद्धति को छंद कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए हमेशा कि छंद क्या होता है। जो कविता होती है उसकी संरचना या रचना कह लीजिए, उसकी पद्धति को छंद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है 16वां। वह कह रहा है काव्य शास्त्र में काव्य को क्या कहते हैं? जो ये काव्य है उसे काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं, यह प्रश्न पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता, दूसरा है गीत, तीसरा है गाथा और चौथा है पद्य।
ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? ए इज राइट आंसर। जो काव्य शास्त्र में काव्य को कविता के रूप में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। इसमें कह रहा है भाषा की सजावट क्या होती है। क्या प्रश्न पूछ लिया आपसे? जो ये भाषा होती है उसकी सजावट को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है साहित्यिक तत्व, दूसरा है अलंकार, तीसरा है भावनात्मकता अनुभव, सॉरी भावनात्मक अनुभव, चौथा है रचनात्मकता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। इसका जो भाषा की सजावट को अलंकार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि काव्य में रूप का मुख्य तत्व क्या होता है। जो काव्य है उसमें रूप का मुख्य तत्व क्या हो जाता है, यह प्रश्न है। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विचार, दूसरा है शब्दों की गुणवत्ता, तीसरा है शैली और चौथा है भाषा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? जो काव्य में रूप का मुख्य तत्व होता है वह शैली के रूप में माना जाता है कि उसको किस शैली में लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है श्लोक किस प्रकार की कविता होती है। जो श्लोक है वह किस प्रकार की कविता होती है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गे, दूसरा है वर्णनात्मक, तीसरा है लयात्मक, चौथा है गद्यात्मक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो श्लोक होता है वह कविता जो है वह लयात्मकता होती है। इसमें लय होता है, इसे गान के द्वारा छंद के रूप में इसे गाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे श्लोक को कविता की एक प्रकार मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें जो है वह श्लोक को लय से गाने के कारण कविता का एक प्रकार हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य की संगिनी क्या होती है। जो काव्य है उसकी संगीनी क्या होती है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता का विषय, दूसरा है दृश्यात्मकता, तीसरा है भावनात्मकता, चौथा है सुंदरता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो कविता है काव्य की जो संगनी होती है वह सुंदरता होती है। किसकी? जो काव्य की संगिनी या साथी होती है वह सुंदरता को दर्शाता है या दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य में नायिका का क्या अर्थ होता है। जो काव्य होता है उसमें जो नायिका होता है, जो नायिका होती है उसका क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ही ऑप्शन है वह है प्रमुख पात्र, दूसरा है कविता की अंतर वस्तु, तीसरा है लेखक की प्रेरणा, चौथा है कविता की ध्वनि। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। काव्य में नायिका का जो पात्र है वह जो काव्य में जो नायिका का अर्थ होता है वह प्रमुख पात्र से माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विपरीत अलंकार का उदाहरण क्या होता है। क्या चीज? जो विपरीत है वह अलंकार का उदाहरण क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उपमा, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है यमक और चौथा है वर्णनात्मकता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो विपरीत अलंकार का उदाहरण है वह है यमक। कौन सा है? आपको ध्यान में रहे, जो विपरीत अलंकार का उदाहरण हो जाता है वह यमक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य शास्त्र के अनुसार रूपक क्या है। ये जो काव्य शास्त्र है उसके अनुसार रूपक क्या होती है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वर्णन, दूसरा है नायिका का चित्रण, तीसरा है प्रति
प्रतीकात्मकता, चौथा हो जाता है भावनात्मकता दृष्टिकोण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मकता काव्य शास्त्र के अनुसार रूपक का गुण होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है काव्य शास्त्र के अनुसार रूपक क्या है। क्या पूछ लिया प्रश्न, जो काव्य शास्त्र के अनुसार रूपक क्या होती है। पहला ऑप्शन है वह है वर्णन, दूसरा है नायिका का चित्रण, तीसरा है प्रतीकात्मकता, चौथा है भावनात्मक दृष्टिकोण। जो काव्य शास्त्र के अनुसार जो रूपक है वह प्रतीकात्मकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य में भावना को किस तत्व के रूप में देखा जाता है। जो काव्य होता है उसमें भावना को किस तत्व के रूप में देखा जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रस, दूसरा ऑप्शन है अलंकार, तीसरा ऑप्शन है चित्रण और चौथा है शैली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। काव्य में भावना को रस के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है काव्य का लय क्या होता है। क्या है प्रश्न, काव्य का लय क्या होता है, यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन इसका कविता की गति, दूसरा है कविता का संदेश, तीसरा है लेखक का दृष्टिकोण, चौथा है शब्दों की संरचना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है, काव्य में लय से तात्पर्य कविता की गति से होती है, उसकी उतार चढ़ाव इत्यादि से कविता की लय को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य में प्रतिमा क्या होती है। क्या जो काव्य है उसमें प्रतिमा क्या होती है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अलंकार का अंग, दूसरा जो है वह है भावनात्मक चित्रण, तीसरा है दृश्यात्मकता, चौथा है कविता का स्वरूप। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है, भावनात्मक चित्रण काव्य में प्रतिमा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मुक्तक कविता का मुख्य गुण क्या होता है। जो मुक्तक कविता होती है उसमें मुख्य गुण क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रचनात्मकता, दूसरा है लयात्मकता, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है व्याख्या। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो मुक्तक होता है कविता में उसका जो मुख्य गुण होता है वह स्वतंत्रता ही उसका मुख्य गुण होता है कविता में, इसका मुक्तक का। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है प्रश्न, जो काव्य का रस किसे कहा जाता है। जो काव्य में रस होता है उसे किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाषा की सुंदरता, दूसरा है भावनात्मक स्वर, तीसरा है कविता का आकार, चौथा है शिल्प। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। क्या है, भावनात्मक स्वर को काव्य का रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अलंकार की कौन सी श्रेणी कविता के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। क्या पूछ लिया प्रश्न, जो अलंकार होता है उसमें उसका कौन सा श्रेणी कविता के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाती है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गयता, दूसरा है स्वरूप, तीसरा है उपमा और अनुप्रास, चौथा है वाचन शैली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है, उपमा और अनुप्रास भावनात्मक भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चित्रण का काव्य में क्या महत्व होता है। जो काव्य है ग्रंथ उसमें चित्रण का
क्या भूमिका होती है या क्या महत्व होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है दृश्यात्मकता में वृद्धि, दूसरा है विचारों की स्पष्टता, तीसरा है अलंकार की सजावट और चौथा है कविता का संदेश। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो चित्रण होता है वह काव्य का जो महत्व होता है वह दृश्यात्मकता में वृद्धि लाने का महत्व होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त होती है। यदि वीडियो ये आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना है, ताकि जो अगले वीडियो हमारा पोस्ट होने वाला है उस संबंधित आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, और जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं कल रात 9 बजे।